सेकेंड पार्ट डिस्कस करना है। एंड सेकेंड पार्ट जो अपना है वो है सोर्स ऑफ इनकम। चलो देखो इधर अभी। अब फ्रेंड्स, इंडिविजुअल और HUF जो है या तो R&OR हो सकते हैं या फिर RB, NOR या फिर NR। एंड जो अदर पर्सन्स हैं वो या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। RB NOR का कॉन्सेप्ट वहां पे। अब ध्यान से समझो, ये आपका स्कोप ऑफ इनकम का एक टेबल है। अब वही टेबल अपने को समझना। पहला जो इनकम आएगा ना, पहला इनकम, दैट इज योर इंडियन इनकम। चलो, अगर इनकम इंडियन इनकम है तो मैं बोल सकता हूं सबको टैक्सेबल हो जाएगी वो इनकम। अच्छा, अब इंडियन इनकम में क्या क्या आएगा? तो नंबर 1, इंडियन इनकम के अंदर एक ही पॉइंट है, इनकम अक्रूड इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। दोनों के बीच में वर्ड क्या है पता है? और। या तो इनकम इंडिया में क्या हो चुकी है? अक्रूड, या तो इनकम इंडिया में क्या हो चुकी है? रिसीव। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज हो रही है ना, दोनों में से कोई भी एक चीज, इट इज एन इंडियन इनकम, टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है या तो इनकम इंडिया में रिसीव। दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, आइदर अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन, तो वो बनेगा आपका इंडियन इनकम। पूरा का पूरा स्कोप ऑफ इनकम जो है ना, ये दो वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अक्रूड एंड रिसीव। आपको यही देखना है कि इनकम कहां पे अक्रू हो रही है या इनकम कहां पे रिसीव हो रही है, बस। अगर इनकम इंडिया में अक्रू हो चुकी है या फिर इनकम इंडिया में रिसीव हो चुकी है, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो गई, इट्स एन इंडियन इनकम एंड इट इज टैक्सेबल टू ऑल। अब आ रहा है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम जो है ना, फॉरेन इनकम, उसमें मैं नंबरिंग कंटिन्यू कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, ऐसे फॉरेन इनकम का फर्स्ट पॉइंट है बट लाइन वाइज जा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या है ध्यान से समझो। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? हेड्स 5। पहला हेड अगर तुम्हें याद हो तो सैलरी का, फिर हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। अब अगर आपको इनकम आ रही है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। इसमें आपकी इनकम अक्रू कहां हो रही है? आउटसाइड इंडिया। आपकी इनकम रिसीव कहां हुई है? इट इज रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। बट आपका जो बिजनेस है वो कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे ना, तो अक्रू एंड रिसीव दोनों बाहर होगा तो ही वो पहले तो फॉरेन इनकम बनेगी। क्यों? क्योंकि अक्रूड और रिसीव्ड को तो हम इंडियन इनकम मान चुके हैं। तो अक्रू भी बाहर हुआ और रिसीव भी बाहर हुआ तो वो फॉरेन इनकम बनेगा। तो जितने भी फॉरेन इनकम में पॉइंट्स आएंगे
एक चीज कॉमन क्या रहेगी वहां पे, इनकम अक्रू कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी कहां हो रही है, आउटसाइड। अब अगर इनकम ये सेकेंड पॉइंट में फॉल हो गई तो इट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन इज आउटसाइड इंडिया, income is accrued also outside India, it is received outside India, and it is controlled from outside India. तो taxable, not taxable and not taxable। क्या फर्क है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में? एक ही चीज का फर्क है, कंट्रोल। यहां पे भी आपकी बिजनेस इनकम कवर्ड है, यहां पे भी बिजनेस इनकम ही कवर्ड है, सिर्फ कंट्रोल कहां से है वो तुम्हें चेक करना। एंड लास्ट में आपका आएगा फोर्थ पॉइंट, अगर आपको इनकम आ रही है कहां से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स, आपके जो बैलेंस 4 हेड्स बच गए, और ये इनकम अक्रू कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया, तो फिर टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। अब तुम एक चीज नोट करो, पॉइंट नंबर 2 कौन सी इनकम को कवर करता है, ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 3 कौन सी इनकम को कवर करता है, ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशन, जबकि पॉइंट नंबर 4 आपकी बाकी की 4 हेड्स की इनकम को कवर करता है। वापस से मैं बोल दूं, ये सारी इनकम्स आ कहां पे रही है, आउटसाइड इंडिया, तो हम लोग वहां पे पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 में जाएंगे। अगर कोई भी इनकम इंडिया में अप्रूव हो गई, या कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, ये कोई भी इनकम हो फ्रॉम एनी हेड, कोई भी हेड से इनकम हो, बिजनेस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी हेड से इनकम, अगर इनकम इंडिया में या तो अप्रूव हो गई है या तो इट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अब आप थोड़ा सा याद करो, हमने कल जब रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बोला था, याद है कि अगर आप आर एंड ओ आर दो तो आपको इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, प्लस ऑल फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल। तुम देखो, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। फिर याद करो कि अगर आप आरबीएनओआर, इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, फॉरेन इनकम्स में हमने लिखा था सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल। सम में देखो सेकेंड पॉइंट में टी है, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल, बाकी दो पे टैक्स। दिमाग में ना एक चीज बहुत अच्छे से डालो, क्या कि आप पॉइंट नंबर 2 में कब आओगे और पॉइंट नंबर 3 में कब आओगे। पॉइंट नंबर 2 और 3 में तभी आओगे व्हेन यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इनकम कमा रहे हो तो ही पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेबल है या पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 4 तभी आएगा व्हेन यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं एंड आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी भी बहुत डिस्कशन पेंडिंग है, ध्यान दें। देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा दिया होगा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई एंड देयर इज प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। आपको प्रॉफिट आया है कितने का, 10 लाख का। कहां से आया ये प्रॉफिट, फ्रॉम अ बिजनेस। कहां पे ये बिजनेस, इन यूके। कंट्रोल कहां से हो रहा है। अब ये कौन से पॉइंट में अपन फॉल हो रहे हैं, देखो जरा। पॉइंट नंबर 2, आपको कुछ नहीं बोला हो ना तो ऐसा ही समझने का कि दिस इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम्स आर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडियन इनकम्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। कुछ नहीं बोला है तो ये 10 लाख पे टैक्स किसको लगेगा। तो अगर आप इंडिया में आर एंड ओ आर हो तो टैक्स लगेगा,
बट अगर आप इंडिया में एनआर हो तो टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको यही क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹3 lakh is received in India. Profit amounting to ₹3 lakh is received in India. मतलब ये 10 लाख में से आपको 3 लाख का प्रॉफिट कहां रिसीव हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है। तो अब तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए कि ये 3 लाख रुपया जो इंडिया में रिसीव हुआ है, इस पे टैक्स सब लोगों को लगेगा, दैट इज R&OR, RBNOR और NR। और जो 7 लाख वाली इनकम है ना, वही सिर्फ पॉइंट नंबर 2 में कवर होती है, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में आप तभी कवर होते हो व्हेन इनकम इज अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड। तो अब इसको आंसर में कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर आप ऐसा लिखोगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, सामने और 3 कॉलम बनाओगे, R&OR, RBNOR एंड NR। इधर लिखोगे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन UK कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई, इसको अंडरलाइन करो। फिर लिखोगे रिसीव्ड इन इंडिया, हाउ मच, 3 लाख, 3 लाख, 3, तीनों पे टैक्स करते हैं, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 7 lakhs, 7 lakhs and nil. This is covered by point number 1 and this is covered by point number 2. बैठा दिमाग में? चलो केस को थोड़ा चेंज करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन US कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई, 6 लाख का प्रॉफिट दिया। अब ये इनकम पे टैक्स किसको लगना चाहिए, कहने से R&OR को ही लगना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में कंट्रोल कहां से था, मुंबई से, यहां पे कंट्रोल कहां से है, दुबई से, तो कंट्रोल कहां चला गया, आउटसाइड इंडिया। तो टैक्स किसको आएगा, कहने से ओनली R&OR। क्यों, क्योंकि दिस इनकम इज नाउ कवर्ड बाय पॉइंट नंबर 3 ना, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। तो ये 6 लाख पे R&OR को टैक्स आना चाहिए, RBNOR एंड NR को टैक्स नहीं आना चाहिए। आपको आगे मैं डिटेल दे रहा हूं, प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹2 lakh इज रिसीव्ड इन इंडिया। 6 लाख में से 2 लाख अगर इंडिया में मिला है तो अब क्या करोगे, तो अब इसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे, पर्टिकुलर्स R&, RB एंड NR। यहां पे लिखोगे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन US कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई, अंडरलाइन करोगे। फिर लिखोगे रिसीव्ड इन इंडिया 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 4 लाख, नील एंड नील। ये इनकम आपकी कवर हो गई पॉइंट नंबर 1 में और ये कवर हो गई पॉइंट नंबर 3 में, बराबर। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन
6 लाख 8 लाख रुपीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन कितना? 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज आपको इनकम आई है। तो इनकम आई है 8 लाख रुपीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। अब क्या होगा यहां पर, तो ध्यान से समझो। ये पहले तो इनकम कौन से हेड की है? हाउस प्रॉपर्टी। मतलब तुम कवर हो जाओगे पॉइंट नंबर 4 में, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इनकम अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख इज रिसीव्ड इन इंडिया, 3 लाख की इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, तो क्या करेंगे? तो अब इसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे? पर्टिकुलर्स कॉलम, आर एंड ओ आर, आरबी एंड एनआर। यहां लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, और इसको अंडरलाइन करोगे। क्या लिखोगे इधर? रिसीव्ड इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया टोटल था 8, सो 5 लाख, नील एंड नील। बैठा दिमाग में? यह आपका आ गया पॉइंट नंबर, और यह आ गया पॉइंट नंबर 4। सो अब तुम समझो तुम कौन से पॉइंट में कवर हो रहे हो ना, वो तुम्हें चेक करना। तुम्हें एक एक लाइन दी होगी, तुम्हें ये चेक करना है कि तुम कौन से पॉइंट के अंदर कवर हो। अब मैंने आप लोगों को ये 3 एग्जांपल्स दिए। अब ध्यान से सुनो। अब अपना मेन डिस्कशन क्या है यहां पे? इनकम रिसीव्ड एंड इनकम अक्रूड। इनकम अक्रू कहां हो रही है? अगर इंडिया में, और इनकम अगर रिसीव हो रही है कहां पे? इंडिया में। तो हम क्या करेंगे? इफ इट इज अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तो हम इसको इंडियन इनकम मान के टैक्स करते हैं। तो आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया में या तो अक्रू हो रही है या तो रिसीव। अब मैं क्या बोल रहा हूं? इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, रिसीव। तुम लोग समझो, रिसीव्ड जो वर्ड है ना, रिसीव इज अ टेंजिबल। मतलब क्या? मैंने आपको पैसा दिया, अब कहने से आपको पता है कि ये पैसा कहां मिल रहा है? इंडिया में मिल रहा है क्या आउटसाइड इंडिया में मिल रहा है? आपके पास बैंक अकाउंट होगा, आप मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दोगे, मैं आपके अगर वो बैंक अकाउंट में पैसा डालूं जो इंडिया में है, तो कहने से इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आपने मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी जो आउटसाइड इंडिया है, और मैं उस अकाउंट में पैसा डालूं, तो इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सो मैं बोलना ये चाहता हूं कि जो वर्ड रिसीव्ड है, रिसीव्ड, तुम समझ पा रहे हो? तो रिसीव्ड वर्ड जो है वो टेंजिबल है, हमें पता चल सकता है कि इनकम कहां पे रिसीव हो रही है। बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, ये हम कब बोलेंगे? इनकम जो है वो इंडिया में क्या हो रही है? अक्रू हो रही है, ये हम कब बोलेंगे? अक्रूड का मतलब क्या? अक्रूड का मतलब है ड्यू। बट इंडिया में इनकम अक्रू हो रही है, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल? वो कैसे पता चलेगा? अक्रू इंडिया में हुई, तो अक्रू का मतलब क्या? कैसे पता चलेगा कि इंडिया में अक्रू हुई है? कि कैसे पता चलेगा आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई है? सो हमें पूरा डिस्कशन जो अब करना है ना, वो यही चीज पे करना है कि इनकम कहां पे अक्रू हो, रिसीव कहां होती है, तो वो हमें पहले से ही पता है। क्यों? क्योंकि रिसीव होती है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा दिया है वो आपको पता ही होगा। बट इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, ये हम कब बोलेंगे? कैसे पता चलता है इनकम इंडिया में अक्रू? हाउ टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ अक्रूवल? कैसे पता चलेगा कि इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, या कैसे पता चलेगा कि इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई है? तो इनकम कहां पे अक्रू हो रही है, ये कैसे फाइंड करें?
तो अब पूरा जो अपना डिस्कशन है वो है ऑन अप्रूवल। अब है ना एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन नंबर 9, जिसमें आप लोगों को दिया है इनकम्स डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। बोलो क्या है इनकम्स? ये सेक्शन एक्सप्लेन कर देता है क्या कि इनकम कहां पे अक्रूव। आपको ये सेक्शन बताता है कि कब इनकम इंडिया में अक्रू होगी और कब इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू होगी। तो ये सेक्शन मेन है। काफी सारे पॉइंट है पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते पहले पॉइंट से। पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज अभी दिमाग में डाल देना। अगर मैं आपको बोलूं कि सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल, इट मींस व्हाट? दैट इनकम इज accrued in India, and if income is accrued in India, means can I say it is taxable to all? But if section 9 is not applicable, income is not accrued in India, it is accrued outside India. लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि उस इनकम पे टैक्स किसी को भी नहीं लगता। टैक्स उस इनकम पे भी लग सकता है, बट वो किस पे लगेगा किसको नहीं, वो डिपेंड करेगा रिसीव कहां होगा। तो मैं ऐसे एक सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं कि इफ सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल, कंफर्म इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, बट इफ सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल, देन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम डिपेंड्स। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम डिपेंड्स। तो अगर सेक्शन 9 क्या हो जाता है? एप्लीकेबल हो जाता है, तो फिर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल टू ऑल, दैट इज RNOR, RBNOR एंड NR. But if suppose section 9 is not applicable, then taxability of income depends. Taxability of income depends. चलो अब है ना तुम्हें समझेगा कि सेक्शन 9 बनाने की जरूरत क्या है। समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, जो कहां पे है अभी? आउटसाइड इंडिया। एक पर्सन है मिस्टर बी, वो भी कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को समझो एक हाउस प्रॉपर्टी यूज करने दिए, यूज, और ये हाउस प्रॉपर्टी यूज करने का जो अग्रीमेंट है वो भी कहां बना है? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर बी मिस्टर ए को रेंट पे कर रहा है, रेंट, और ये भी कहां पे कर रहा है रेंट? आउटसाइड इंडिया। अब देखो मिस्टर ए आउटसाइड इंडिया है, मिस्टर बी भी आउटसाइड इंडिया है, रेंट भी आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, अग्रीमेंट भी आउटसाइड इंडिया ही बना। सारी चीजें हो कहां पे रही है? आउटसाइड। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है पता है? ये इनकम अक्रू कहां होगी? अक्रू। व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल? हाउ वी डिसाइड कि इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, कि इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया? कैसे पता चलता है कि इनकम कहां अक्रू हुई? मिस्टर ए को इनकम आ रही है रेंट, कहां अक्रू हो रही है? हम फाइंड ही नहीं कर पाते। प्लेस अक्रू कहां हो रही है? व्हाट इज प्लेस? कैसे डिसाइड करेंगे दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, दिस इनकम इज अक्रूड आउटसाइड? मिस्टर ए का लोकेशन देखें तो इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। अगर उसके लोकेशन के बेसिस पे बात करें, या जो उसको इनकम दे रहा है उसका लोकेशन देखें तो वो भी आउटसाइड इंडिया है, या फिर हम देखें अग्रीमेंट कहां बना तो आउटसाइड इंडिया बना है, तो चलो अक्रूड आउटसाइड इंडिया। सो अक्रू कहां हो रही है ये इनकम? नहीं, कैसे पता चला तुम्हें? कौन डिसाइड करता है अप्रूवल? हाउ वी डिसाइड इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, हाउ इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया? कौन से बेसिस पे? मिस्टर ए मिस्टर बी अग्रीमेंट क्या देख के हम डिसाइड करें कि इनकम कहां अक्रू हो रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? सारी चीजें आउटसाइड इंडिया हो रही है, बट ये इनकम कहां अक्रू हो रही है? कैसे डिसाइड होगा?
चलो कहीं पे लिखा हो कि जहां पे भी अग्रीमेंट बनेगा दैट इज द प्लेस ऑफ अप्रूवल। तो अग्रीमेंट आउटसाइड इंडिया बना तो हम बोल सकते हैं अप्रूव्ड आउटसाइड। बट ऐसा कहां लिखा है? या फिर ऐसा लिखा होगा कि जिसको इनकम रिसीव हुई वो पर्सन कहां पे है, तो वहां इनकम अप्रूव हो रही है। ऐसा कहीं लिखा हो अगर तो हम बोल सकते हैं कि चलो इनकम इज अप्रूव्ड आउटसाइड। ये जो पर्सन इनकम दे रहा है वो देखो कहां पे, बट ऐसा कहीं पे लिखा नहीं। पहले क्या होता था पता है, लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे। लोग क्या करते थे पता है, लोग बोलते थे जहां पे भी अग्रीमेंट बनता है ना, अग्रीमेंट, वहां पे आपकी इनकम अप्रूव होती है, ऐसा मानते हैं। जहां पे भी अग्रीमेंट बनता है वहां पे आपकी इनकम अप्रूव होती है, ऐसा मान लो। आप लोग मान लो कि इनकम वहां पे अप्रूव हो रही है। तो इनकम जो है वो कहां पे अप्रूव हो रही है, जहां पे भी आपका अग्रीमेंट बनेगा, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी सी और डिटेल देता हूं। ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, हाउस प्रॉपर्टी, समझो कि ये इंडिया में सिचुएटेड। अब ऐसा कैसे हुआ रहेगा, तो समझो मिस्टर बी जो है ना, उसकी फैमिली इंडिया में रह रही। कहां पे रह रही थी उसकी फैमिली? इंडिया में। किसकी? मिस्टर बी। और मिस्टर बी की फैमिली इंडिया में थी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे दी और मिस्टर बी ने अपनी फैमिली को यहां पे भाड़े पे रखा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि मिस्टर ए, यू आर अर्निंग इनकम एंड यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, और इसीलिए सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल। मतलब हाउ वी डिसाइड इनकम इज अक्रूड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का आप क्या चेक करो? लोकेशन चेक करो। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, खत्म, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। सोचो अब ये पॉइंट अगर नहीं बनाया जाता तो प्रॉब्लम क्या होती? तो लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अग्रीमेंट जहां बना वहां पे इनकम अक्रूव हो रही है, कुछ लोग बोलते नहीं जिधर मिस्टर ए है उधर इनकम अक्रूव हो रही है। ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए प्रोविजन क्या बनाया कि मिस्टर ए, तेरी इनकम वहां पे अक्रूव होगी जहां पे भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। इफ प्रॉपर्टी, सोर्स और असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, हम ऐसा मान लेंगे क्या कि योर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। एंड इफ इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, नाउ मिस्टर ए, whether you are R&OR, RBNOR or NR, can I say ये income taxable, taxable and taxable, taxable, taxable and taxable। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल बना रहा हूँ यही पॉइंट के अंदर। समझो मिस्टर ए कहाँ पे है अभी? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर बी कहां पे है अभी? आउटसाइड इंडिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक हाउस प्रॉपर्टी यूज करने दी है जिसका अग्रीमेंट कहां बना है? और यह हाउस प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया। अब हाउस प्रॉपर्टी जब आउटसाइड इंडिया है तो इट मीन्स सेक्शन नंबर 9 इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब दिस इनकम इज अक्रूड वे आउटसाइड इंडिया। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या पे कर रहा है? रेंट। अब आप क्या चेक करोगे पता है? अब आप चेक करोगे क्या कि रेंट जो है ना, रेंट,
इज रिसीव्ड इन इंडिया और रेंट इज रिसीव्ड, चलो अगर रेंट इंडिया में रिसीव हुई हो तो फिर आप आर एंड ओ आर रहो, आरबी एनओआर रहो या एनआर रहो, टैक्सेबल टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। एंड अगर आपको रेंट भी बाहर मिल रही है तो फिर आर एंड ओ आर, आरबी एंड एनआर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। क्यों यहां पे क्यों टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल? इट इज अक्रूड प्लस रिसीव्ड आउटसाइड। ये आपकी कौन सी इनकम हो गई पता है? पॉइंट नंबर 4। अरे हाउस प्रॉपर्टी इनकम लास्ट में आएगी, समझा ना? ये जाएगी पॉइंट नंबर 1 में, रिसीव्ड इन इंडिया। सो अगर इनकम इंडिया में क्या हो जाती है, अक्रू, या इनकम इंडिया में क्या हो जाती है, रिसीव, तो आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। कुछ डाउट हो तो बोलो ये कोई पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 9 का, इफ असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इज सिचुएटेड इन इंडिया देन इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। अब सेम लाइंस पे आपका सेकेंड पॉइंट है, सेम लाइंस, फर्क सिर्फ छोटा सा है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक असेट यूज करने नहीं दिया, ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया। मिस्टर ए कहां पे था, मिस्टर बी कहां पे है, ए ने बी को असेट ट्रांसफर किया, उसका अग्रीमेंट कहां बना, आउटसाइड इंडिया। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन पे किया, कहां पे किया, आउटसाइड इंडिया। वापस से तुम देखो सारी चीजें कहां हो रही है। अब क्वेश्चन आ रहा है ये इनकम कहां अक्रू हुई, वापस से आप क्या चेक करो, असेट का लोकेशन। अगर ये असेट कहां पे है तो सेक्शन नंबर 9 इज, और अब मिस्टर ए आर एंड ओ आर हो, आरबी एनओआर हो या टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। बैठ रहा है दिमाग में आपके? तो ये जो आपका पॉइंट है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 में आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में बता दिया कहां अक्रू होती है। सेकेंड पॉइंट में उन लोगों ने बताया कि आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम कहां अक्रू होती है। बैठ रहा है दिमाग में? चलो इसी केस को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर मिस्टर ए कहां पे है एंड मिस्टर बी कहां पे है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हाउस प्रॉपर्टी दे, सॉरी असेट ट्रांसफर किया, अग्रीमेंट कहां बना, आउटसाइड इंडिया, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या पे किया है, कंसिडरेशन। लेकिन ये असेट कहां पे लोकेटेड है अब, इफ असेट इज लोकेटेड, सेक्शन नंबर 9 इज, तो आप क्या चेक करोगे अब, कंसिडरेशन जो है वो रिसीव्ड इन इंडिया है, तो फिर आर एंड ओ आर या टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। एंड अगर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है तो फिर आर एंड ओ आर, आरबी एन ओ आर एंड एन आर क्या हो जाएगा, बोलते जाओ। बैठा ये दिमाग में बैठा इतना। पहला पॉइंट क्या था, असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इफ सिचुएटेड इन, दिस इनकम इज
अक्रूड इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ इफ सिचुएटेड इन, अगेन दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। जा रहा है भेजे में आपके। चलो पहले आप लोग इतना कॉपी कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अपन डिस्कस करते थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी जो सैलरी इनकम है ना, सैलरी इनकम वो कहां अक्रूड। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कवर किया, सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कैपिटल गेन्स की इनकम को कवर किया, असेट बेचा ना, ये वाला। सैलरी इनकम कहां अक्रूड। तो अब मैं आपके सामने ना 4 एग्जांपल्स रखता हूं। आपने एक कंपनी में इंटरव्यू, आपका वो कंपनी के साथ इंटरव्यू हुआ इन इंडिया, और वो कंपनी के साथ आपका अग्रीमेंट भी साइन हुआ, और वो कंपनी ने बोला कि आपको काम इंडिया में ही करना पड़ेगा। बोला आपका अग्रीमेंट इंडिया में बना और आप सर्विसेज भी कहां बना देने वाले हो, इन इंडिया। सेकेंड केस में हुआ ये कि आपने एक कंपनी में इंटरव्यू किया इंडिया, आपका वो कंपनी के साथ अग्रीमेंट भी बना इन इंडिया, और अग्रीमेंट ऐसा बना है कि वो कंपनी की एक ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, आपको काम बाहर करना है। तो आप सर्विसेज कहां रेंडर करोगे, आउटसाइड। थर्ड केस, आपने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया आउटसाइड इंडिया, आपका उस कंपनी के साथ अग्रीमेंट भी कहां बना, आउटसाइड, और आपकी वो कंपनी ने बोला है कि आपको काम भी कहां करना है, आउटसाइड। एंड लास्ट, आपका एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट बना कहां पे, आउटसाइड इंडिया, बट वो कंपनी की ब्रांच इंडिया में थी, और वो कंपनी ने आपको बोला कि आपको काम कहां करना पड़ेगा, इंडिया में, तो काम इंडिया में करना। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हम कैसे डिसाइड करें कि इनकम कहां पे अक्रू हो। सैलरी के केस में हम कैसे डिसाइड करें कि इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, इनकम इज अक्रूड आउटसाइड। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट बनाया गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया। अगर आपको सैलरी मिल रही है कौन सी चीज के, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया, अगर आपको सैलरी मिल रही है कौन सी चीज के लिए, या तो आप इंडिया में काम कर रहे हो इसके लिए सर्विसेज रेंडर कर, या तो आप इंडिया में आराम कर रहे हो इसके लिए रेस्ट पीरियड इन। अब पहली चीज तो इसका मतलब सेक्शन नंबर 9 ये 4 केसेस में कहां कहां पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट केस में होगा अप्लाई इन दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, दिस इनकम इज नॉट अक्रूड इन इंडिया, नॉट अक्रूड इन इंडिया एंड इट इज अक्रूड इन। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, अग्रीमेंट रेलेवेंट नहीं है, हम ये देखेंगे कि हम सर्विसेज कहां पे रेंडर। गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 बनाए इसलिए ताकि आपको ये एक्सप्लेन किया जा सके कि इनकम कहां अक्रूड।
So अगर services are rendered in India, section 9 is applicable, and if services are rendered outside India, section 9 is not applicable. But इधर एक वर्ड आ रहा है रेस्ट पीरियड। अब इसका मतलब क्या? तो समझो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए is employee of one foreign company. अब ये जो पर्सन है वो विजिट पे आ रहा है इन इंडिया टू अटेंड मीटिंग्स। इंडिया में कुछ मीटिंग्स रखी गई है, वो अटेंड करने के लिए ये पर्सन आ रहा है इंडिया। फर्स्ट मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग समझो कि वो 14 जैन को, एंड सेकेंड मीटिंग जो है वो 17 जैन को। अब ये कंपनी ने इसको क्या बोला मिस्टर ए को कि भाई तू 13 जैन को इंडिया में पहुंच जा, 14 को पहला मीटिंग अटेंड कर, 15 और 16 को तू वहीं पे रुक, 17 को सेकेंड मीटिंग अटेंड कर, और फिर 18 को वहां से वापस। अब तुम समझ पा रहे हो 14 जैन एंड 17 जैन को मिस्टर ए कहना इसे सर्विसेज रेंडर करेगा क्योंकि मीटिंग अटेंड करेगा। तो इस पे तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल है। ये 4 दिन जब वो कुछ काम नहीं करने वाला है, उस 4 दिन का भी उसको क्या मिलेगा? सैलरी तो मिलेगा। ये 4 दिन का जो उसको सैलरी मिला है वो क्या है? उसका रेस्ट पीरियड है। रेस्ट पीरियड पे भी सेक्शन 9 वो 4 दिन के लिए भी उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, और उस पे भी सेक्शन 9 क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल on services rendered in India, plus section 9 is applicable on rest period in India। दोनों जगह पे सेक्शन 9 लगता है। इसीलिए पॉइंट देखोगे तो क्या लिखा है? सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और रेस्ट पीरियड इन इंडिया। अगर आप सैलरी रिसीव करते हो कौन सी चीज के लिए? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, या फिर आप सैलरी रिसीव करते हो फॉर, उस पे सेक्शन 9 लगता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। इधर देखो, सैलरी फॉर या सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड in India or rest period in India, section 9 is applicable। salary for services rendered outside India, section 9 is not applicable and not applicable। सेक्शन 9 एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, बराबर। ये पॉइंट से हमने क्या सीखा? ये पॉइंट से हमने यही सीखा कि सैलरी इनकम किधर अप्रूव हो। ये पॉइंट बनाया इसीलिए गया था ताकि आप लोग अग्रीमेंट ना देखो वापस। आप देखोगे ना फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्यों बनाया गया? ताकि आप अग्रीमेंट मत देखो कि कहाँ अप्रूव हो रही। मतलब अग्रीमेंट विल नॉट डिसाइड इनकम कहाँ अप्रूव हो रही। यहाँ पे सर्विसेज कहाँ रेंडर हो रही है वो चेक। अब ये पॉइंट बनाने के बाद है ना, एक हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस,
ये पॉइंट बनाने के बाद हम लोगों ने एक प्रॉब्लम फेस किया। प्रॉब्लम क्या समझना, ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो देव, आप एक इंडियन सिटीजन, एंड देव को है ना इंडिया से आउटसाइड इंडिया भेजा, एम्बेसी में काम करते थे। कहां पे? एम्बेसी। तो अब आप देव वहां पे पूरा साल रुकोगे, इंडिया में आओगे तो भी कहने से आप एक आध 1.5 महीना आओगे, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा देव? नॉन रेसिडेंट हो जाओगे आप। एम्बेसी में काम करोगे, नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। 182 डेज तो आओगे नहीं इंडिया ना, आप 60 डेज आओगे और 365 डेज, और अगर आए भी तो भी एक्सेप्शन में कवर हो जाओगे। तो आपका अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे देव, तो आप क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। अब हुआ ये, आप बन गए नॉन रेसिडेंट, ठीक है? क्या बन गए ये? नॉन रेसिडेंट। अब देव आप काम कहां पे कर रहे हो? एम्बेसी। इंडियन एम्बेसीज कहां पे होती है? फॉरेन में होगी, बराबर ना? तो देव आप काम कर रहे हो, एग्जांपल ले लो यूएस। अब यूएस में आप काम कर रहे हो, आप बन गए हो नॉन रेसिडेंट, आपको गवर्नमेंट यहां से सैलरी दे रहा है, आउटसाइड इंडिया आपका बैंक अकाउंट। आप सर्विस कहां रेंडर कर रहे हो? परफेक्ट, आउटसाइड इंडिया। आपको पैसा कहां रिसीव हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो आपकी इनकम अप्रूव कहां हुई? बिकॉज सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। आपकी इनकम रिसीव कहां हुई? आप कौन हो? नॉन रेसिडेंट। कहने से इसको इंडिया में टैक्स नहीं है। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, जो लोग बाहर जा रहे हैं एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तुम समझो वो लोग काम भले ही बाहर कर रहे हैं, बट आपको समझ में आता है वो लोग काम इंडिया के लिए ही कर रहे हैं। हम लोग कभी इंडियन एम्बेसी को इंडिया में बना नहीं सकते। हमें इंडियन एम्बेसी कहां बनानी पड़ेगी? आउटसाइड इंडिया ही बनानी पड़ेगी। अब भले ही ये बंदा काम हमारे लिए बाहर कर रहा है, बट इसकी सर्विसेज बाहर रेंडर होना स्टार्ट हो गई। अब सर्विसेज बाहर रेंडर हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हिज इनकम इज अक्रूड वेयर? आउटसाइड। इसकी इनकम पे अपने को टैक्स ही नहीं। काम भले ही बाहर कर रहा है, बट तुम समझो इनडायरेक्टली वो काम इंडिया के लिए ही कर रहा है। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम लोग इंडियन एम्बेसी को इंडिया में बनाते, बट इंडियन एम्बेसी कभी इंडिया में हो नहीं सकती है। यार ये तो गड़बड़ हो गई कि भाई हम तेरे को सैलरी दे रहे हैं, तू काम कर रहा है इंडिया के लिए, और तेरी सैलरी पे हमें टैक्स। अब हम गवर्नमेंट ने ये वाला पॉइंट क्यों बनाया था पता है? ये थर्ड पॉइंट, ताकि आप लोग अग्रीमेंट ना देखो कहां बना। अग्रीमेंट विल नॉट डिसाइड कि आपकी इनकम कहां पे अप्रूव हो रही है, इसीलिए थर्ड पॉइंट बनाया। बट फिर गवर्नमेंट ने बनाया इसी के अंदर और एक पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, जिसमें उन्होंने क्या बोल दिया पता है? कि अगर एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोलो, एम्प्लॉयर कौन है? सेकेंड, एम्प्लॉई कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया। बोलो, एम्प्लॉई कौन है? एंड एम्प्लॉई इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। हाँ, ही इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया फॉर इंडिया। सो कंडीशन नंबर 1, एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? कंडीशन नंबर 2, एम्प्लॉई कौन होना चाहिए? एंड कंडीशन नंबर 3, रेंडरिंग सर्विसेज। अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी? बोलो, अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी? हम मान लेंगे कि दिस इनकम इज ऑल्सो अप्रूव्ड। मतलब ये पॉइंट बनाने का रीजन क्या है पता है? फोर्थ पॉइंट, ताकि आप थर्ड पॉइंट को इग्नोर करो। और थर्ड पॉइंट बनाने का रीजन क्या था? ताकि आप अग्रीमेंट करो। और अगर मैं तुम्हें डिफरेंट वे में पढ़ाऊं ना, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को मिक्स करके, ये आपका थर्ड पॉइंट है, इधर एक्सेप्शन डाल दो, ये नीचे वाला आपका फोर्थ पॉइंट। इधर मैंने लिखा ना सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल, यानी से ये पॉइंट अगर इधर आ गया तो सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। समझा?
एनआर माना जाएगा ना, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर होगा ना, यू विल नॉट कम इनटू इंडिया फॉर 182 डेज। समझा? चलो इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल अप्रिशिएट कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोविजंस कैसे बनते हैं। आर्यन ना, समझो आर्यन, यू आर इन यूएस राइट एंड देव यू आर इन इंडिया। यहां से इंडियन गवर्नमेंट ने देव को अपॉइंट किया और बोला कि आप यूएस जा रहे हो, देव एम्बेसी में काम किया। आर्यन, यू आर सिटीजन ऑफ यूएस एंड आपको यूएस ने अपॉइंट किया एंड आपको बोला है कि आपको जाना पड़ेगा इन इंडिया। मतलब यूएस वाले आपको इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया वाले देव को यूएस भेज रहे हैं। अब हमने लॉ क्या बनाया कि देव व्हाटएवर सर्विसेज यू विल रेंडर आउटसाइड इंडिया, हम तो मानेंगे कि दैट इनकम इज अप्रूव्ड इन इंडिया, सेक्शन 9 है, क्योंकि हमें टैक्स चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इंडिया बोल रहा है कि हमें देव से टैक्स चाहिए, तो यूएस वाला भी क्या बोलेगा, हमें आर्यन से टैक्स चाहिए। आर्यन यूएस में भर तू टैक्स, बट आर्यन यू आर गोइंग टू रेंडर सर्विसेज इन इंडिया। नाउ यू आर गोइंग टू रेंडर सर्विस इन इंडिया, दैट इज व्हाई सेक्शन नंबर 9 इज एप्लीकेबल ऑन यू। तो आपकी सैलरी इनकम पे यहाँ पे भी टैक्स आ जाएगा। तो अब क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बातें होती है, इंडिया है यूएस है, इंडिया वाले यूएस को क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ से देव वहां पे आ रहा है, हमें इसकी सैलरी पे टैक्स चाहिए, तुम मत लेना टैक्स। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लोग जब यहाँ पे आएंगे तो तुम उनसे टैक्स लेना, हम नहीं लेंगे। मतलब आर्यन, व्हेन यू विल कम टू इंडिया, इंडिया विल नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम यू। व्हाई? क्योंकि तुम तुम्हारी कंट्री में टैक्स भरो, हम हमारे लोगों से टैक्स। ऐसे तो तुम समझो आर्यन, आप अगर इंडिया में आ रहे हो तो आपकी इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, बट आपकी इनकम पे इंडिया में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, देयर इज वन सेक्शन जो बोलता है कि आर्यन की इनकम इज एग्जेम्प्ट, और सेम सेक्शन यूएस लॉ में होगा किसके लिए, देव के। समझा? तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट बनाया है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इग्नोर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कहां बना, दैट इज नॉट रेलेवेंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जहां पे थर्ड पॉइंट है वो इरेलेवेंट है। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी इंटरेस्ट इनकम कहां अप्रूव होती है, कौन सी। अब इंटरेस्ट इनकम के ऊपर एक बड़ा सा चार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से ये प्रोविजन समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट इनकम अप्रूव कहां पे हो रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर आ गया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मैं तो बोलता हूँ ये सब चेक भी मत करो ना, सब कुछ टैक्सेबल ही तो है आपको। अरे इनकम इंडिया में अक्रू हो, बाहर अक्रू हो, क्या फर्क पड़ता है। तुम समझो, हम रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ते क्यों है पता है, दो ही लोगों के लिए, आरबी एनओआर एंड एनआर। क्योंकि आर एंड ओ आर को तो वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल, चाहे उसको इनकम इंडिया से आए या चाहे उसको इनकम आउटसाइड इंडिया से आए, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, दो ही लोगों के लिए, आरबी एनओआर एंड एनआर, और वो भी कब, जब उनको इनकम फॉरेन से आएगी, इंडियन इनकम, तो उनको भी टैक्सेबल ही है। दिमाग में ये चीज डाल देना। अब अपन पढ़ रहे इंटरेस्ट पेएबल, मतलब क्या कि इंटरेस्ट इनकम कब इंडिया में अक्रू होगी, इंडिया में इंटरेस्ट इनकम कब अक्रू होगी। अब ये चार्ट है ना, थोड़ा सा टेढ़ा चार्ट है, बराबर से समझना। वर्डिंग्स देखो ना क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेएबल बाय, क्या लिखा है बोलो, इंटरेस्ट पेएबल बाय। अब तुम समझो इंटरेस्ट पेएबल बाय, तो फॉर एग्जांपल मैंने, अगर समझो देव आपको लोन दिए, यू आर पेइंग इंटरेस्ट, तो इनकम मेरे लिए है,
बट तुम समझो हमें यहाँ पे सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं ना, वो देखना पड़ेगा पे कौन कर रहा है। मतलब मुझे इनकम आ रही है, मुझे सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नहीं है, सेक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट मुझे सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। बैठा दिमाग में? चलो देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेबल बाय नंबर 1 क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। साथ साथ में मैं एग्जांपल देते जाता हूं। समझो मिस्टर ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। बोलो क्या किया है? पैसा इन्वेस्ट कहां पे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या पे करेंगे मिस्टर ए को? इंटरेस्ट। सेक्शन नंबर 9 मिस्टर ए क्या हो जाएगा आपको? अगर आपको इंटरेस्ट मिलती है किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेक्शन 9 ऑलवेज एप्लीकेबल। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट पेबल बाय, इंटरेस्ट पेबल बाय कौन? रेसिडेंट पर्सन। अब समझना, थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा यहां पे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया, मिस्टर बी क्या पे कर रहा है बोलो? अब मिस्टर बी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए रेसिडेंट पर्सन। इसीलिए तो वर्डिंग्स आए ना, इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट। तुम समझो हम सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। बट ए को सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, पहला तो वो डिपेंड करता है बी के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। बी रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब क्या? द वन हु सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। इसमें आर एंड ओ आर भी चलेगा और आर बी एन ओ आर भी चलेगा। अब तुम्हें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तुम्हें ये भी देखना है कि बी के लिए ये पैसा क्या हो चुका। कैन आई से इट इज अ लोन, कैपिटल इज बोरोड बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी ये पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है? बोलो मिस्टर बी ये पैसा कहां पे? मतलब तुम देखो मिस्टर ए को सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं? मिस्टर ए को सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो डिपेंड किस पे करता है? नंबर 1 ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एंड मिस्टर बी ने वो पैसा कहां पे? देखो हाँ, इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट पर्सन, कैपिटल borrowed is used for business and profession in India or to earn any other income in India. Section 9 is applicable. But अगर capital borrowed is used for business and profession outside India or any other income, Section 9 is, मतलब अगर मिस्टर बी ये पैसा बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाता है इन इंडिया या फिर एनी अदर इनकम इन इंडिया या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया या फिर एनी अदर इनकम आउटसाइड, मिस्टर ए को कब कब सेक्शन 9 लगेगा? तो फर्स्ट केस में एप्लीकेबल है, सेकंड केस में एप्लीकेबल है, थर्ड केस में नॉट एप्लीकेबल है,
फोर्थ केस में सुनो, मैं अगर देव आपको लोन दूं, आपने समझो आप रेसिडेंट पर्सन, आप मुझे इंटरेस्ट पे कर दो। अब आप अगर वही पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर दो और रेस्टोरेंट स्टार्ट कर, तो सेक्शन 9 है किसको? मुझे, तुझे नहीं है, मुझे। बट अगर वही रेस्टोरेंट आप बाहर स्टार्ट करो तो नॉट एप्लीकेबल। अगर आप कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दो इन इंडिया, कोचिंग क्लासेस आउटसाइड इंडिया, अच्छा समझो कि आप वही पैसा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते हो इन इंडिया। नाउ यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, रेस्टोरेंट वाज बिजनेस, कोचिंग क्लासेस इज अ बिजनेस, बट आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते हो इन इंडिया। सेक्शन 9 इज डिबेंचर्स आउटसाइड इंडिया, नॉट एप्लीकेबल। एफडी बना दिया आपने इन इंडिया, एफडी आउटसाइड इंडिया, परफेक्ट, बराबर। तो मुझे मतलब मिस्टर ए को सेक्शन 9 लगेगा कि नहीं, वो नंबर 1 डिपेंड करता है मिस्टर बी के, एंड सेकेंड हाउ ही यूजेस दिस कैपिटल बोरो। थर्ड पार्ट आप लोग पढ़ो शांति से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड नॉन रेसिडेंट, पहले अपन लिखते हैं सब कुछ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया, क्या पे कर रहा है मिस्टर बी? मिस्टर बी एक नॉन रेसिडेंट है। अब मिस्टर बी ने नंबर 1 बिजनेस एंड प्रोफेशन में इन्वेस्ट किया इन इंडिया। नंबर 2 मिस्टर बी ने इन्वेस्ट किया टू अर्न एनी अदर इनकम इन इंडिया। नंबर 3 business and profession outside India, and number 4 any other income outside India। अब मिस्टर ए को कहाँ कहाँ लगेगा सेक्शन 9? केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। सेक्शन 9 लगना इज अ बेनिफिशियल के नहीं लगना इज अ बेनिफिशियल? नहीं लगा, क्योंकि लग गया तो टैक्स आ जाएगा, नहीं लगा तो टैक्सेबिलिटी के चांस कम है, बराबर। अब थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान होगा तो आई विल एक्सप्लेन। समझो मिस्टर ए, यहां पे मिस्टर बी, मिस्टर बी एक नॉन रेसिडेंट है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया है बोलो? एक लोन, और ये क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। सुनते जाना अभी बराबर। मिस्टर बी अगर यही पैसा इन्वेस्ट करे कहां पे? इनटू डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। बोलो कहां पे इन्वेस्ट करें? तो अब मिस्टर बी को यहां से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? इंटरेस्ट। मिस्टर बी इज अर्निंग एनी अदर इनकम इन इंडिया। बोलो हाँ या ना? अब मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए, पहले तो तुम समझो उसको सेक्शन नंबर 9 इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अगर मिस्टर बी रेसिडेंट होता तो
वो एप्लीकेबल हो जाता, ऊपर एप्लीकेबल था, यहाँ पे एप्लीकेबल। अच्छा, मतलब दिस इनकम इज अक्रूड वेयर, अक्रूड, परफेक्ट। नहीं एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गई। अब अपने को क्या चेक करना है पता है कि ये इनकम रिसीव कहां, अगर मिस्टर बी ने ये पैसा मिस्टर ए को इंडिया में दिया है, रिसीव्ड इन इंडिया, अब मिस्टर ए आर एंड ओ आर हो, आर बी एन ओ आर हो या एन आर हो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। बट अगर रिसीव्ड कहां पे होगा बोलो जरा, तो मिस्टर ए को आर एंड ओ आर, आर बी एन ओ आर एंड एन आर टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। मैं पहले ही बोल चुका था आर एंड ओ आर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी स्कोप ऑफ इनकम चैप्टर देखो ही, क्यों? अरे हर जगह टैक्सेबल ही है उसको। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनना 2 मिनट। एज अ पर्सन मिस्टर ए 2 मिनट के लिए सोचो, अगर आरबी एनओआर है या एनआर है, अगर वो मिस्टर ए, तो वो किसको लोन देना प्रीफर करेगा? ऐसे मिस्टर बी को जो रेसिडेंट है और जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने वाला है, या ऐसे मिस्टर बी को जो नॉन रेसिडेंट है और जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने? परफेक्ट। क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा। अब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये गवर्नमेंट ने क्या किया है पता है? गवर्नमेंट ने बोला कि एक आरबी एनओआर या फिर एक एनआर अगर दूसरे एनआर को लोन देगा, हम इसको इंडिया में टैक्स नहीं लगाएंगे। मिस्टर ए को नहीं लगाएंगे ना टैक्स, नहीं लगाएंगे टैक्स। इससे इंडिया का फायदा क्या हुआ पता है? देयर विल बी सम फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इनफ्लो के चक्कर में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपने उनको बेनिफिट दिया, और इसी रीजन की वजह से यहां पे एनी अदर इनकम इन इंडिया में सेक्शन नहीं है, और कोई रीजन। अंडरस्टूड? अब तुम समझो, ये जो मैंने आपको चार्ट करवाया वो किसके लिए था? इंटरेस्ट। सेम चार्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए, पर एक चेंज है वहां पे। एनी अदर इनकम इन इंडिया जो यहां पे है ना, उसको यहां पे पेस्ट करना, मतलब रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का चार्ट जो है ना वो सेम हो जाए। मतलब उधर कोई गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ नहीं दिया, और इसीलिए पहले चार्ट देखो क्या लिखा है, रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एफटीएस का फुल फॉर्म क्या है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 9 है। एंड फिर देखो दोनों को क्लब कर दिया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सर्विसेज आर यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया or any other income in India, section 9 is applicable. Business and profession outside India, any other income outside India, section 9. I'll give one example. अब सबने 3 Idiots मूवी देखा होगा, 3 Idiots। उसमें ना आमिर खान एक इन्वर्टर बनाता है नेम्ड एज वायरस, जो पता है कार की बैटरीज यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लास्ट सीन में वो किया था। अब आमिर खान ने समझो वो इन्वर्टर का पेटेंट खुद के नाम पे ले, और अब आमिर खान ने वो इन्वर्टर किसको दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पे करना स्टार्ट किया है? रॉयल्टी। क्या हो जाएगा? सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। अगर समझो आमिर खान ने वही इन्वर्टर रिलायंस को दिया हो, रिलायंस इंडियन कंपनी एंड इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट, सो आमिर खान ने इन्वर्टर किसको दिया? परफेक्ट। अब समझो रिलायंस स्टार्टेड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, तो रिलायंस क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सप्लाई करना इज अ बिजनेस। सेक्शन 9 किसको? आमिर खान को। आमिर खान को रॉयल्टी मिलेगा ना रिलायंस से।
Reliance started supplying electricity outside India. Section 9 है, not applicable to आमिर खान. अच्छा, रिलायंस ने सोचा हम क्यों यार ये बिजनेस में पड़े, हमारे पास आमिर खान इन्वर्टर दे रहा है, हम उसको रॉयल्टी पे करते हैं, हम ये इन्वर्टर टाटा को दे देते हैं, टाटा से हम पैसा कमा लेते हैं. अब तुम समझो, रिलायंस इज अर्निंग एनी अदर इनकम इन इंडिया. रिलायंस इज नॉट डूइंग बिजनेस इन इंडिया. उसने तो सबलेट जैसा कर दिया, खुद ने पढ़ के लेके उसको दे दिया. समझा ना? तो सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल किसको? आमिर खान को. बट समझो रिलायंस ने यही इन्वर्टर किसी फॉरेन कंपनी को दे दिया होगा. अब समझो आमिर खान ने यही इन्वर्टर एक फॉरेन कंपनी को दिया जिसका पोयम इज आउटसाइड इंडिया. अब पोयम आउटसाइड इंडिया है, मतलब फॉरेन कंपनी इज अ नॉन रेसिडेंट, एंड वो फॉरेन कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना स्टार्ट किया इन इंडिया. सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल बिजनेस इन इंडिया. एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी बाहर सप्लाई की, नॉट एप्लीकेबल. वो फॉरेन कंपनी ने ये इन्वर्टर रिलायंस को दे दिया इन इंडिया, परफेक्ट, एप्लीकेबल. याद करो, इंटरेस्ट में यही चीज नॉट एप्लीकेबल. एंड अगर यही फॉरेन कंपनी ने किसी दूसरी फॉरेन कंपनी को दे दिया, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा. इंटरेस्ट आपका 5th पॉइंट था. 6th पॉइंट आपका बन जाएगा रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस. 7th पॉइंट जो है वो है डिविडेंड. ये तो ठीक है, ये पॉइंट नहीं भी बोलते तो भी चलता. अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है कहां से? इंडियन कंपनी से, इसे सोर्स ही इंडिया में है, वहां पे भी सेक्शन 9 में. ये तो नहीं भी लिखते तो भी चलता. ठीक है. अब और एक पॉइंट बचा है, वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं. पहले आप लोग सैलरी वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट का चार्ट बना के उसके एग्जांपल, रॉयल्टी एंड डिविडेंड लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. हम यहाँ पे ध्यान दो. 8th पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ इनकम का. इधर देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की जो इनकम है वो कहां अक्रू होती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो बहुत सिंपल है. अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां पे है बोलो? इंडिया में, देन इट इज accrued in India. And if business and profession is outside India, then it is accrued outside India. 9 is not applicable. Simple है. लेकिन ये तो बहुत सिंपल हो गया पॉइंट. बिजनेस इंडिया में एप्लीकेबल, बिजनेस आउटसाइड इंडिया नॉट एप्लीकेबल. लेकिन है ना, लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ केसेस में पर्सन है ना, पर्सन का बिजनेस जो है ना, बिजनेस वो बाहर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बिजनेस इंडिया के साथ कनेक्टेड है. मतलब वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा है, बस उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है. सो अगर आपका बिजनेस कनेक्शन होगा ना, कनेक्शन इन
इंडिया। अगर आपका इंडिया में क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन होगा इन इंडिया। मतलब आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है, क्या है, बिजनेस कनेक्शन है। आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है, बिजनेस कनेक्शन है। तो फॉर एग्जांपल देव, आप बिजनेस कर रहे हो कहां पे, आउटसाइड इंडिया, बट कहीं ना कहीं आपको आउटसाइड इंडिया जो बिजनेस से इनकम आ रही है उसमें इंडिया आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो अगर आपका इंडिया में क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन, तो इंडिया जितनी आपको हेल्प कर रहा है, आपको इंडिया के वजह से जो भी प्रॉफिट आ रहा है या बेनिफिट आ रहा है उसको आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जितना इंडिया को इनकम एट्रीब्यूटेबल होगा ना, उस पे सेक्शन 9 लगेगा। अब बिजनेस कनेक्शन का जो डेफिनेशन है ना, वो एक्चुअली में इंक्लूसिव डेफिनेशन लिखा है। बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स, मतलब मैं आपको कभी भी फुल फ्लेज डेफिनेशन करवा नहीं पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे सकता हूं कि व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। एंड और एक पार्ट हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्या जब डेफिनेशन इंक्लूसिव है तो ऐसी डेफिनेशंस में यू शुड फोकस ऑन एक्सक्लूजन्स। बिजनेस कनेक्शन एक्सक्लूड्स। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये एक्सक्लूजन पे आ सकता है कि क्या क्या चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन, पहले भी एक बार आ चुका। पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि बिजनेस कनेक्शन में क्या क्या आता है। जैसे अगर किसी पर्सन का इंडिया में क्या है, बोलो, फैक्ट्री इन इंडिया। नाउ फैक्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। समझो एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने एक प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट ए, कहां पे, इंडिया में, और उसने ये प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में लेके जाके उसको कन्वर्ट किया इनटू प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी वो लेके गया कहां पे, आउटसाइड इंडिया। ये इंडिया में हुआ सब कुछ, और प्रोडक्ट बी से उसने उसको कन्वर्ट किया इनटू प्रोडक्ट सी, और फिर ये प्रोडक्ट उसने बेचा। सेलिंग प्राइस आया 1000 रुपीज, सब मिला के कॉस्ट जो था वो था 600 रुपया, प्रॉफिट आया 400 रुपया। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 400 रुपए का प्रॉफिट जो आया है, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट इंडिया के साथ कनेक्ट है। पूरा प्रॉफिट इंडिया के वजह से नहीं आया है। सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन इंडिया एंड सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट, so the operations which are carried out in इंडिया, इंडिया को जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल होगा उस पे सेक्शन 9 इज, और जो प्रॉफिट आउटसाइड इंडिया को एट्रीब्यूटेबल होगा उस पे सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। बैठा दिमाग में? सो फैक्ट्री इंडिया में होना इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। या फिर समझो आपका आफ्टर सेल सर्विस सेंटर है इन इंडिया। इसके लिए सब रूल्स है। अभी मैं आपको सिर्फ अगर डिफरेंट वे में समझाऊं तो सोचो, प्रोडक्ट भी अगर इंडिया में बिकता तो कितने में बिकता, प्रोडक्ट भी अगर इंडिया में बिकता तो कितना प्रॉफिट होता। तो समझो प्रोडक्ट भी इंडिया में बिकता और प्रॉफिट 100 रुपए का होता, तो 400 में से 100 रुपये इंडिया का। आफ्टर सेल सर्विस सेंटर इन इंडिया। अब समझो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, समझो देव आप अभी आउटसाइड इंडिया घूमने गए थे, वहां से आपने एक डेल का लैपटॉप परचेज किया। और लैपटॉप इज विद अ वारंटी ऑफ 1 ईयर। आप लेके आ गए उसको, इंडिया में यूज किया, 2-3 साल हो गए। अब ये लैपटॉप के अंदर कुछ बग आया, आप लेके चले गए कहां पे,
सर्विस सेंटर में डेल को, उनको बताया, उन्होंने बोला यार ये तो जो एरर है वो हमारे ऑनलाइन टेक्नीशियंस जो बैठे हैं आउटसाइड इंडिया वो लोग ही सॉल्व कर पाएंगे, जिसके लिए आपको $50 का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपने ऑनलाइन जाके $50 का पेमेंट किया, लैपटॉप दिया सर्विस सेंटर में, ऑनलाइन वो टेक्नीशियंस ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब डेल कंपनी ने कहने से आपसे पैसा वापस कमाया, आपसे पैसा कमाया, बट डेल कंपनी ने आपको लैपटॉप कहां बेचा था? आउटसाइड इंडिया। तो डेल कंपनी बिजनेस कहां कर रही है? आउटसाइड इंडिया। और डेल कंपनी ने वापस से आपसे पैसा कमाया है आउटसाइड इंडिया बैठ के। कैसे? क्योंकि उनका आफ्टर सेल सर्विस सेंटर है, तो उनका बिजनेस नहीं है इंडिया में, बिजनेस कनेक्शन। बैठा दिमाग में? आपको मेन ये याद रखना है 5 चीजें। फर्स्ट तो एकदम इररिलेवेंट पॉइंट है, बट ठीक है, 5 चीजें आपको याद रखनी है जो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। पहला तो यही पॉइंट कि व्हेन सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन एंड सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट, सो द ऑपरेशंस व्हिच आर कैरिड आउट वो बिजनेस कनेक्शन नहीं, बराबर है ना वो तो। बट इसको इन्होंने फ्रेम डिफरेंट मैनर में किया है। पढ़ो क्या लिखा है। इन केस ऑफ अ बिजनेस in respect of which all the operations are not carried out in India, ऐसा लिखा है all the operations are not carried out in India। इसका मतलब क्या? some operations are carried out in India and some operations are carried out outside। so the operations which are carried out outside India कहने से वो आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं, बराबर। ये पहला पॉइंट है कि कोई ऐसा बिजनेस ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। सेकेंड क्या लिखा है, पढ़ो। परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अब समझो आर्यन, आप इंडिया में कोई गुड्स बना रहे, मेरा काम क्या है पता है? मैं आपसे सिर्फ वो गुड्स लेके जाता हूं आउटसाइड इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग करता हूं आउटसाइड। मतलब मैं आपसे सिर्फ गुड्स परचेज कर रहा हूं और लेके जा रहा हूं। नाउ अंडरस्टैंड, इफ माय ऑपरेशंस आर ओनली लिमिटेड टू परचेज, तुम समझो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो फैक्ट्री वाला एग्जांपल, मैंने गुड्स खरीदा, फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया, फिर बाहर लेके गया, फिर वहां पे दूसरा प्रोडक्ट बनाया। तुम समझो उसमें इंडिया के रिसोर्सेस मैंने यूज किए थे। अगर मैं सिर्फ आर्यन आपसे परचेज कर रहा हूं, मैंने आपको पैसा दिया, मैंने परचेज किया, अब आपको तो इनकम आई, उस पर टैक्स लग गया। मैंने परचेज करने के बाद कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। अगर मैं सिर्फ परचेज करके बाहर लेके जा रहा हूं ना गुड्स, दैट इज ऑल्सो नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। उसको भी हम बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलते। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, न्यूज चैनल जो होती है, आज उसकी इनकम कैसे होती है न्यूज चैनल की? कहने से लोग वो चैनल के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। एडवर्टीजमेंट्स कब दिखाएंगे? जब लोग वो चैनल पे, जब उसका व्यूअरशिप ज्यादा होगा। और व्यूअरशिप कब ज्यादा होगा कोई भी न्यूज चैनल का? जब उस पे आप ट्रेंडिंग न्यूज दिखाओगे, तो कहने से कंट्रोवर्शियल न्यूज दिखाओगे, तो यू कैन से व्यूअरशिप बढ़े। अब समझो कि देव, आप एक न्यूज चैनल चला रहे हो, कहां पे? आउटसाइड इंडिया। आपने कुछ न्यूज कलेक्ट की है इंडिया से और आपने अपनी चैनल पे दिखाई वहां पे आउटसाइड इंडिया। आपने जब अपनी चैनल पे ये न्यूज दिखाई है, कौन सी? जो इंडिया से आपने कलेक्ट की। अब समझो कि इंडिया में वो राम मंदिर का इंसिडेंट हुआ था, अब आपने वो न्यूज कलेक्ट की, या अभी यहाँ पे वो कुंभ था प्रयागराज और सब जगह पे, तो वो न्यूज आपने कलेक्ट की और आउटसाइड इंडिया अपने चैनल पे दिखाई। अब उसके वजह से आपके चैनल पे व्यूअरशिप बढ़ा तो लोग आपके चैनल पे आके एडवर्टीजमेंट्स करना स्टार्ट कर चुके, तो आपकी इनकम भी बढ़ी। गवर्नमेंट बोल रहा है इसको भी हम बिजनेस कनेक्शन,
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है न्यूज जैसी चीज जो है ना उसका फ्री फ्लो होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि देश में क्या। तो हमारे यहां से जो न्यूज कलेक्ट करके लेके जाते हैं बाहर, हम उनसे टैक्स नहीं लेते हैं। बाहर से हमारे लोग जो न्यूज कलेक्ट करके लेके आते हैं, हम मतलब वो लोग हमसे टैक्स लेते हैं। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट इज शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन इंडिया। अब अगर समझो एक मूवी का शूटिंग हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्लम डॉग मिलियनेयर करके एक मूवी था, बहुत पहले आया था, वो मूवी का पूरा शूटिंग इंडिया में हुआ और उसका जो प्रोड्यूसर था वॉज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब समझो कि कोई मूवी इंडिया में शूट हो रही है एग्जाम्पल, और वो मूवी फिर रिलीज हुई और वो मूवी ने पैसा कमाया। पैसा कमाने में कहीं ना कहीं इंडिया ने हेल्प किया क्योंकि इंडिया में वो मूवी का शूटिंग हुआ। इसको हम बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जितना तुम्हें इंडिया दिखाना है दिखाओ, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और ये लास्ट पॉइंट के पीछे ना कोई लॉजिक नहीं, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना उसके पीछे लॉजिक नहीं होता है, उसके पीछे पैसा होता है। आपको पता है ना कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं पैसों के लिए, तो अब ये प्रोविजन के पीछे कोई लॉजिक नहीं। एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स। क्या लिखा है पढ़ो? एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू फॉरेन। अब एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है एग्जीबिशन। क्या होता है मतलब? एग्जीबिशन। अब मैं तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, नॉट रिलेटेड टू दिस बट सिमिलर एग्जांपल। गोरेगांव में ना एक एरिया है नेस्को करके, उधर है ना बहुत एग्जीबिशन होता है। हाउ एग्जीबिशंस आर कंडक्टेड, तो उधर है ना फेब मंथ और अगस्त मंथ में एक एग्जीबिशन होता है ज्वेलरी के ऊपर। उसमें क्या होता है कि समझो अगर आप ज्वेलरी बिजनेस में एंगेज हो तो आप वहां पे स्टॉल ले सकते हो। स्टॉल में आप अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब एग्जीबिशन होता है। डेली विजिटर्स कम से कम 25 से 30 हजार लोग होते हैं। वो लोग सब देखते हैं कि किस किस का स्टॉल है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। जिनको पसंद आया वो लोग क्या करते हैं? कोलैब करते हैं, वो लोग एक दूसरे का बिजनेस एक्सचेंज करते हैं। तो अब तुम समझो वहां पे जो ज्वेलरी का एग्जीबिशन है, ऐसे ही इंडिया में डायमंड्स का भी एग्जीबिशन होता है, बट एग्जीबिशन ऐसे एरिया में होना चाहिए विच इज स्पेशल नोटिफाइड जोन, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करना चाहिए? नोटिफाई करना चाहिए। तो समझो एक एग्जांपल लो कि नेस्को को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। नेस्को जो है वो स्पेशल नोटिफाइड जोन है और उधर अभी एक डायमंड का एग्जीबिशन है। एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आई, उसने एग्जीबिशन किया डायमंड्स का और वो अपने डायमंड्स लेके चली गई। बस सिर्फ डायमंड्स का क्या हुआ है? एग्जीबिशन, और कुछ नहीं हुआ है। डायमंड्स का क्या हुआ है? सिर्फ एग्जीबिशन हुआ है। अब ये डायमंड्स का एग्जीबिशन के बाद ये फॉरेन कंपनी सारे डायमंड्स बाहर लेके गई, उसका सेल्स वहां पे बढ़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया में एग्जीबिशन हुआ था। हम इसको भी बिजनेस कनेक्शन, ये 5 चीजों को बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं करना है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं हुए, परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, collection of news and views in India for transmission out of India, shooting of cinematograph films in India, and activities confined to display of rough diamonds in special notified zones. ये आपका पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट हुआ, बिजनेस एंड प्रोफेशन। लिख लेंगे।
तो वो लेक्चर तो मैं बोरीवली ब्रांच का इन लोग को देता है तो હું આજે આપી દઉં છું કાં તો તમને ફોરવર્ડ કરી ના ના વાંધો નહીં હું તમને હમણાં મોકલાવી દઉં કુકિંગ अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉइंट वो खत्म हो गया सेक्शन 9 खत्म हो गया अक्रूड आप समझ गए हो कहां पे अक्रू हो रहा है अभी एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहता हूं एग्जांपल नंबर 1 समझने जैसा पॉइंट है समझो कि अभी जो ईयर चल रहा है वो है 23-24 अभी जो ईयर चल रहा है वो कौन सा है आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूएस 3 लाख रुपीज 3 लाख का आपको डिविडेंड मिला है कहां से फॉरेन कंपनी से अब मैं क्या बोल रहा हूं अगर आप R&OR हो आरबी एनओआर हो या एनआर हो आप क्या करोगे यहां पे लिखोगे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी चलो डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला है तो इनकम अक्रू कहां हुई रिसीव लिखा है ना रिसीव्ड इन यूएस तो दिस इनकम इज अपना जो टेबल था टेबल उसमें कवर्ड बाय पॉइंट नंबर 4 अदर सोर्स वाली इनकम तो सिर्फ इसको टैक्स लगेगा इसको और इसको टैक्स नहीं लगेगा हो चुका है अब क्या हुआ यही एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं अब ईयर आया 24-25 बराबर से समझना डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹3 lakh which was received in previous year 23-24 is remitted to India remitted का मतलब वहां से यहां पे भेजा गया है ट्रांसफर हुआ है अब मेरे को आप लोगों से आंसर चाहिए कि ये साल में ये डिविडेंड का क्या होगा R&OR RBNOR NR किसी में टैक्स आएगा नहीं आएगा क्या होगा सोचो जो डिविडेंड अपने को मिला था ये 3 लाख का वो हमने वहां के बैंक अकाउंट से निकाल के यहां के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया क्या करेंगे नहीं आएगा ना बेटा ऑलरेडी आ चुका है यार 3 लाख टैक्स तो लग चुका है मैं क्या बोल रहा हूं समझो मुझे मेरे बैंक में पैसा आया HDFC से निकाल के मैं एक्सिस बैंक में पैसा डालता हूं वेदर आई एम अर्निंग इनकम नाउ नो इट इज जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट तो इसमें तो किसी को भी टैक्स नहीं आना चाहिए अक्रू एंड रिसीव तो हुआ ही नहीं है इट इज ओनली रेमिटेंस यहां पे रेमिटेंस हुआ है अक्रूड एंड रिसीव्ड तो लास्ट ईयर हो चुका था बराबर एग्जाम्पल नंबर 2 ये बराबर से समझना समझो अभी ईयर चल रहा है 24-25 आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है क्या डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹5 lakh is received in the month of May 2024 which was remitted to India in the month of
दिसंबर 2024। शांति से पढ़ो। आपको बताना है R&OR, RBNOR एंड NR में से ये डिविडेंड किसको टैक्सेबल होगा। इट इज अ फॉरेन डिविडेंड ना, फॉरेन डिविडेंड। बोलो। परफेक्ट। सिर्फ R&OR को होगा, बाकी दो को नहीं होगा। क्यों? ये केस में और ऊपर वाले केस में फर्क क्या है पता है? ये केस में ना अक्रू यही साल में हुआ है, रिसीव भी ये साल में हुआ है और रेमिट भी यही साल में हुआ है। अपने को है ना, अपने को रेमिटेंस नहीं देखना है, अपने को रेमिटेंस नहीं देखना है, अपने को देखना है अक्रू एंड रिसीव का। रेमिटेंस मतलब क्या? एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। अच्छा, अब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर आपने ऑल टुगेदर नेक्स्ट ईयर में ही किया है ना, तो किसी को भी टैक्स नहीं। बट अगर सेम ईयर में तुमने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया तो एटलीस्ट R&OR को तो आएगा ना। समझा कि नहीं समझा? इसका हेडिंग दे दो रेमिटेंस करके, और ये दो एग्जांपल। डन। अब एक छोटा सा सम है, डिस्कस करते हैं, फिर जाते हैं घर। चलो ये देखो, राम जो है provides the following details of his income. Calculate the income which is liable to be taxed in India, assuming he is resident and ordinary but not ordinary and non-resident. मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन लिखते नहीं है बट एटलीस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, एक एक इनकम दी गई है 1 2 3 4। आप सोचो ना, R&OR को टैक्स लगेगा कि नहीं, RBNOR को लगेगा कि नहीं, NR को लगेगा। ठीक है, चलो सोचो। यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली इनकम किस किस को टैक्सेबल होगी, ऐसा सोच के रखो, फिर अपन डिस्कस करें। अरे डिस्कस। चलो पहली इनकम क्या हो जाएगी बोलो। तीनों को टैक्सेबल। हाँ, तीनों को टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ गया, खत्म हो गई बात। चलो सेकेंड इनकम बिजनेस है इन नेपाल, कंट्रोल इंडिया से हो रहा। परफेक्ट। टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। अब ये पॉइंट समझो, इंटरेस्ट मिला फ्रॉम अ डिपॉजिट इन कैनेडा, 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो 1/3 पे तो कहना से सबको टैक्सेबल। R&OR को टैक्सेबल होगा, बाकी दो को नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, टैक्सेबल अक्रूड इन इंडिया। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 2-3 फ्रॉम बिजनेस, इस पे किसी को भी टैक्स नहीं आएगा, इट इज ओनली रेमिटेंस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन टैक्सेबल। प्रॉपर्टी इंडिया में है, अक्रूड इन इंडिया। प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन दिल्ली, टैक्सेबल। रिसीव्ड इंडिया में हो गया। प्रॉपर्टी लंदन में, कनाडा में रिसीव हुआ, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जाम्बिया, दैट इज आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल फ्रॉम टर्की, आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। बराबर। एक ही रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में ये रिवाइज करके आना, क्योंकि मेरे को एक बहुत बड़ा सम करवाना है। ये सम तो अपन लिखेंगे और एक बड़ा सम डिस्कस करेंगे।